हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म एंड इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म एंड इंडस्ट्री क्या होती है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जिस हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखनी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे भाई सप्लाई कर्व होती क्या है। Supply curve indicates various quantities of the product that the producers are ready to produce and sell at different prices. तो सप्लाई कर्व हमें क्या दिखाती है कि अलग अलग प्राइजेस पे जो सेलर है या जो सप्लायर है वो या प्रोड्यूसर है वो कितना माल रेडी उसका रेडी है कि इस प्राइस पे वो इतना इतना बेचना चाहता है। ठीक है, या इतने इतने प्राइस पे इतना इतना प्रोड्यूस करना चाहता है, वो चीज सप्लाई कर्व दिखाती है। ठीक है, एक आधी डेफिनेशन ऐड करेंगे तो पेपर में थोड़ा इंप्रेशन पड़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डॉफमैन, सप्लाई कर्व इज दैट कर्व विच इंडिकेट्स वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड बाय द फर्म एट वेरियस प्राइसेस, के अलग अलग प्राइसेस पे कितना जो फर्म है वो सप्लाई करती है उसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं। ये डेफिनेशन है। बेसिकली एक ही चीज है, चार पांच लाइनें में हमने ये लिखा है कि सप्लाई कर्व होती क्या है। फिर it may, however, be noted that the concept of supply curve applies to the condition of perfect competition only. तो ये जो सप्लाई कर्व का जो कॉन्सेप्ट है ये परफेक्ट कंपटीशन में ही अप्लाई होता है, बाकियों में नहीं होता। समझिए बात। इट डज नॉट अप्लाई टू मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि वहां पे परफेक्ट नॉलेज नहीं होती हमें। समझिए बात। सप्लाई कर्व कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो शॉर्ट रन में और एक तो लॉन्ग रन में। ठीक है, तो शॉर्ट रन में हम फर्म की भी बताएंगे और इंडस्ट्री की भी बताएंगे, और लॉन्ग रन में भी फर्म और इंडस्ट्री की कैसे ड्राइव होती है वो सारी की सारी बताएंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सॉरी। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व फर्म और इंडस्ट्री की कैसे होती है वो बताएंगे। स्टडी ऑफ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज मेड विद रेफरेंस टू अ फर्म एंड एन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इसकी फर्दर सब हेडिंग बनेगी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो शुरू होते हैं। Short run refers to that period of time in which a firm can change its supply by changing variable factors only. तो शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज किया जा सकता है। वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज करके आउटपुट में चेंज कर सकती है कोई भी फर्म। ठीक है, द फर्म डज नॉट हैव इनफ टाइम टू चेंज द फिक्स फैक्टर्स। इतना टाइम नहीं होता कि फिक्स फैक्टर को चेंज किया जाए। इफ the firm in the short period decides to stop production for some time, it will have to bear the expenditure of fixed cost. तो अगर कंपनी सोचती है कि थोड़े टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए मैं अपनी जो प्रोडक्शन है बंद कर दूं, मगर फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट तो झेलनी पड़ेगी ना, फर्म को बियर करनी पड़ेगी फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट खत्म नहीं हो सकती शॉर्ट पीरियड में। It means that even if the price is equal to average variable cost, firms will continue to supply the product. इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो अगर प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर भी आ गया फिर भी फर्म सप्लाई करती रहेगी, रुकेगी नहीं। Thus, a firm will continue to supply a commodity till such time as the marginal cost of an additional unit is equal to its average revenue or price. और फर्म कंटिन्यू करेगी सप्लाई, सप्लाई बनाना लगातार जारी रखेगी। जब जब कब तक जारी रखेगी? जब तक मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस बराबर नहीं आ जाता। तो सिंपल सा पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला रहता है कि MC इज इक्वल्स टू P। समझ की बात। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस जिसको हम एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में AR MR बराबर होते हैं। AR क्या होता है? प्राइस। तो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू तो बराबर हुए। सो द फर्म विल कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन टिल इट्स MR इज इक्वल टू MC। और कंपनी लगातार बनाएगी जब तक MC MR बराबर होते हैं। ठीक है, thus the short run supply curve of a perfectly competitive firm is that portion of marginal cost which lies above the average variable cost। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है उसे ही सप्लाई कहा जाता है। अब इसके लिए हम दो डेफिनेशंस ऐड कर सकते हैं यहाँ टीचर पे इंप्रेशन डालने के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बिलास, the firm's short run supply curve is that portion of its marginal cost curve that lies above the minimum point of average variable cost curve। ये जो मिनिमम पॉइंट है E का, इसके ऊपर जितनी भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उसी को सप्लाई कर्व कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्गुसन, the short run supply curve of a firm in perfect competition is precisely its marginal cost for all rates of output equal to or greater
than the rate of output associated with average variable cost. तो उन्होंने वही बात बोली कि वो पार्ट मार्जिनल कॉस्ट का जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम से ऊपर पड़ जाता है उसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं। जो मैंने ये पोर्शन बताया ना आपको अभी के अभी, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस डायग्राम में अब हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट दिया है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट रेवेन्यू दिया हुआ है, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और एमसी कर्व इसको नीचे से काट रही है, ठीक है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ। तो एमसी कर्व इसको नीचे से काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एमसी जो है एवीसी को उसके लोएस्ट पॉइंट पे काटती है। अगर आपको कॉस्ट का चैप्टर हल्का फुल्का आता है तो आपको ये चीजें पता होंगी। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। A firm's short-run supply curve is explained with the help of diagram. In the given figure, MC is the marginal cost curve and AVC is the average variable cost. तो जब भी हमने डायग्राम लिखना है सिंपली हमने बता देना है MC क्या है, AVC क्या है। तो सबसे पहले गला बैठ रहा है मेरा थोड़ा, तो बेयर करना थोड़ा। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है और कर्व्स के नाम दे दिए, ठीक है। अ फर्म विल नॉट प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन इफ प्राइस, यहाँ पे प्राइस लिखना था, मैं प्राइस लिख लेता हूँ। इफ प्राइस फॉल्स बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी नीचे गिर गया तो फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी, समझ की बात, क्योंकि लॉसेज हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बिलो ओपी प्राइस विल बी जीरो। अगर ये जो ओपी प्राइस है अगर इससे भी नीचे प्राइस गिर गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे गिर गया, तो आपको तो पता ना शटडाउन पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो अगर शटडाउन पॉइंट आ जाएगा तो कंपनी बनाएगी नहीं। तो अगर ओपी प्राइस से नीचे गिरा तो कंपनी प्रोड्यूस नहीं करेगी। द फर्म विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस एट द प्राइसेस ग्रेटर देन ओपी बट ट्राई टू इंश्योर दैट प्राइस इज नॉट लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। तो इसमें क्या है, अगर ओपी से ऊपर होगा तभी वो प्रोड्यूस करेगी कंपनी, अगर ओपी से नीचे होगा वो प्रोड्यूस नहीं करेगी। बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट बराबर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो in fact its supply or in other words its production level will be determined by the equality between the price and MC। तो कितना बनाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, P is equals to MC, मतलब प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट की इक्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। therefore at price OP1 the firm will produce and offer OQ1 quantity and at price OP2 OQ2 quantity of the output दोबारा से पढ़ता हूँ। एट प्राइस OP2 OQ2 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फॉर सेल, मतलब इसमें ये बताया कि मान लो OP1 प्राइस हो जाता है, OP1 प्राइस पे OQ1 क्वांटिटी सेल के लिए लगाएगा। OQ1 क्वांटिटी मैंने दी नहीं है तो मैं यहाँ से डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ, मान लो ये OQ1 क्वांटिटी, और अगर OP2 प्राइस हो गया तो यहाँ से मैं डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ, ये OQ2 क्वांटिटी जो है वो सेल के लिए जाएगी। तो कहने की बात ये है कि यहाँ P इज इक्वल्स टू MC हो गया, उसके ऊपर जब भी प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है ना, तो प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन ही तो शो कर रहा है। तो इसी वजह से कहा गया है कि ये पोर्शन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है मार्जिनल कॉस्ट का, उसी को सप्लाई कर्व कहा जाएगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। Thus, in perfect competition, the firm's supply curve is that portion of its marginal cost curve which lies above average variable cost। तो उसी को इंग्लिश में लिख दिया कि शॉर्ट पीरियड में फर्म जो काम करती है उसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वाला हिस्सा जो भी होगा मार्जिनल कॉस्ट का, उसी को सप्लाई कर्व कहा जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि भाई इंडस्ट्री में शॉर्ट पीरियड में क्या होता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है सब हेडिंग शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। आपको पता है ये फर्म होगी बी, पहली फर्म होगी ए, दूसरी फर्म होगी बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इंडस्ट्री बन जाती है। तो जितनी भी फर्म्स होंगी उनकी सप्लाई कर्व्स को ऐड करेंगे तो इंडस्ट्री बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल समेशन ही माना जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, समझ गई बात। तो अब इसको पेपर में भी तो लिखना है ना, आपने सीधा एक लाइन में थोड़ा ना लिखोगे। एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सेवरल फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑल फर्म्स जो सेम क्वालिटी या सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रही है। Thus, the supply curve of an industry is lateral summation of the supply curve of all the firms। तो अगर हमने इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व निकालनी है शॉर्ट पीरियड में, तो जितनी भी फर्म्स आती हैं इंडस्ट्री में उनकी जो सप्लाई है उसको समेशन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें जो है इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व मिल जाएगी। समझ की बात। अब मैंने फिगर में एक्स एक्सिस पे आउटपुट दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे प्राइसेस दिए हुए हैं। तो अगर हमें ऊपर वाले हेडिंग से हमें ये पता लग जाता है कि फर्म की सप्लाई कर्व क्या है, ए की कितनी है सप्लाई कर्व, फर्म बी की कितनी है, इन दोनों को हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे तो इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हल्का सा। इफ वन फाइंड्स आउट द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व्स
of the individual firms under perfect competition, it is very easy to determine the शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री एज अ होल. तो वही अगर हमें शॉर्ट रन में इंडस्ट्री की अगर निकालनी है तो हमें फर्म्स की पता होनी चाहिए. फर्म्स की पता होंगी तो इंडस्ट्री की 2 मिनट में निकल जाएंगी. The supply curve for the entire industry is the horizontal summation of all the supply curves of the individual firm. तो वही बात जो मैंने अभी बताई. To explain, let us suppose that there are only two firms A and B in the perfectly competitive industry and their supply curves are as given in the figure 1 and 2. तो यही फिगर 1 और फिगर 2 में जो इनकी सप्लाई कर्व्स दी हुई हैं वो दिखा दी और फिगर 3 में दिखा दी कि दोनों को टोटल करें तो ये बनता है. तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सप्लाई कर्व ऑफ ए प्लस बी जो पूरी इंडस्ट्री की मानी जाएगी. समझ की बात. ठीक है. तो उसके बाद हल्का से इनको और एक्सप्लेन करेंगे कि फिगर 3 shows the supply curve of the industry. Thus, the short-run supply curve of the industry under perfect competition is the horizontal summation of the supply curves of all the firms in the industry. तो वही बात इंग्लिश में लिखी जा रही है बार बार. थोड़ा पेज भी तो भरने हैं ना कि भाई ए की जो सप्लाई होगी फर्म ए की और फर्म बी की जो सप्लाई होगी इन दोनों को टोटल करेंगे तो इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व बन जाएगी. ठीक है. तो ये तो था शॉर्ट पीरियड में. अब आ जाता है लॉन्ग पीरियड में क्या होगा. लॉन्ग पीरियड में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. तो हमने हेडिंग बनाई है क्योंकि पहले ए से दिया था उसके नीचे 1 2 यहाँ हमने बी दे दिया कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसे बनानी है आपने. ठीक है. तो अब स्टडी ऑफ लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज आल्सो अंडरटेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म ऑफ अ फर्म एंड एन इंडस्ट्री. तो हम इसको फर्म और इंडस्ट्री दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म. तो फर्म की लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसे बनानी है. लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम in which a firm can increase its supply by increasing all factors of production. आपको पता है ना लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और जब सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं तो सारे फैक्टर्स को चेंज करके कैसे हम अपनी प्रोडक्शन में या सप्लाई में चेंज करेंगे वो चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं. नो फैक्टर इज अ फिक्स फैक्टर इन लॉन्ग रन. ये तो पता है भाई. ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. ये भी पता है. इन द लॉन्ग रन अ फर्म विल प्रोड्यूस ओनली एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट. ध्यान से समझना. लॉन्ग रन में ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगी, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होगी. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम होती है वहीं से एलएमसी काटती है. तो लॉन्ग रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. एवरेज कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि एलएमसी का लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट जो एवरेज कॉस्ट को लोएस्ट से काटता है और उसके ऊपर निकल जाता है वो वाले पार्ट को हम सप्लाई कर्व कहते हैं. ठीक है. इन दिस सिचुएशन इस सिचुएशन में जब वो नीचे से काटेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे काटेगा तो इस पॉइंट पे एलएमसी एलएसी एआर और एमआर आपस में बराबर होंगी. ठीक है. जब भी मिनिमम होता है एलएसी का क्योंकि नीचे से ही तो उसको काटना है. अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन. हमें पता है कि लॉन्ग रन में जो कंपनी है उसको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं. दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन. तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसी को ऑप्टिमम प्रोडक्शन कहा जाता है. ठीक है. Thus, the long run supply curve of a firm या the firm कुछ भी लिख सकते हो is that portion of its long run marginal cost that lies above the minimum point of LAC. तो LAC का जो मिनिमम पॉइंट है उसके ऊपर मार्जिनल कॉस्ट का जो भी पोर्शन है उसे हम सप्लाई कर्व कहेंगे फर्म की. ठीक है. ये बात याद रखना. अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हल्का सा डायग्राम जो बनाया है. इन द गिवन फिगर LAC इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड LMC इज द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व. ठीक है. पॉइंट ई जो है इज द मिनिमम पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट भी लॉन्ग रन में कह देते हैं इसको. मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC. Point E is also called the point of optimum output because at this point LAC is equals to LMC is equal to AR equal to MR. ठीक है. यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है. That portion of LMC that begins from point E is called long run supply curve. E point के ऊपर जो LMC का पार्ट है उसी को हम लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कहेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. तो ये क्या हो गया फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू. मगर इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट होता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से. तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म कभी कभी ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व क्या होगी एक कंपनी की. तो अगर आपको लॉन्ग रन में कंपनी की नहीं इंडस्ट्री की अगर आपको इंडस्ट्री की लॉन्ग रन सप्लाई कर्व आती है तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं. ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है फिर आपको. ठीक है. इन लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड to understand how the long run equilibrium of the industry changes in response to a change in demand. तो अगर हम लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कर रहे हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ये बताता है कि लॉन्ग रन में इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आते हैं अगर डिमांड में
चेंज आया तो बेसिकली ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट डिमांड के चेंज होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं इक्विलिब्रियम में उसी के ऊपर डिपेंड करता है. इट शोज द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट विल बी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइजेस when the existing firms have sufficient time to adjust fully to price and the new firms have all the time which they need to enter the industry. तो सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया है कि ये हमें लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम जो लॉन्ग रन है ये बताता है कि प्रोडक्ट जो हम सेल के लिए ऑफर करेंगे डिफरेंट प्राइजेस पे जो भी एग्जिस्टिंग फर्म्स करेंगी उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि वो एडजस्ट कर सकें. कुछ फर्म्स एंटर कर सकती हैं, कुछ फर्म्स एग्जिट कर सकती हैं. तो सारा का सारा जो लॉन्ग रन है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पे. द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व डज नॉट ऑलवेज स्लोप अपवर्ड. अब लॉन्ग रन में इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व जरूरी नहीं है कि हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है. और कौन कौन सी हैं? 3 सिचुएशंस आ जाती हैं थ्योरेटिकली. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, कांस्टेंट कॉस्ट वाली, इंक्रीजिंग कॉस्ट वाली और डिमिनिशिंग कॉस्ट वाली. ये 3 टाइप की इंडस्ट्रीज हम फेस करते हैं. तो अब हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. However, empirically it has been observed that most industries in the long run either have a constant cost or a increasing cost. A decreasing cost industry is highly unusual. तो असल में देखा जाए तो कांस्टेंट और इंक्रीजिंग कॉस्ट वाली इंडस्ट्रीज ज्यादातर पाई जाती हैं और जो डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग कॉस्ट वाली इंडस्ट्रीज हैं वो रेयर होती है. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री. तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज जहां हैं वहां पे लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व किस तरीके से ड्राइव होती है वो चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. डायग्राम भी बनाया हुआ मैंने, साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा. In a constant cost industry, when the response to an increase in demand, तो जब मैंने अभी पहले क्या बताया था कि हर एक टाइप जो इंडस्ट्री को हम लॉन्ग रन में डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर लॉन्ग रन में डिमांड इंक्रीज होती है तो उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है. ऑल फर्म्स एक्सपेंड आउटपुट एंड फॉर दैट दे हायर मोर इनपुट्स विदाउट अफेक्टिंग देयर प्राइसेस. लॉन्ग रन में अगर डिमांड बढ़ती है तो सारी की सारी कंपनियां अपना आउटपुट बढ़ाएंगी. आउटपुट बढ़ाने के लिए वो ज्यादा इनपुट्स यूज करेंगी और इनपुट्स ज्यादा यूज करने से उनके प्राइसेस पे जो है अफेक्ट नहीं होगा. समझ की बात. देयरफॉर यही तो कांस्टेंट कॉस्ट है. कांस्टेंट कॉस्ट क्या कहती है? कॉस्ट सेम रहेगी. समझ की बात. देयरफॉर expansion in the industry's output is possible without any increase in cost, and thus the long run supply curve of a constant cost industry is horizontal. अब ये क्यों होती है और कैसे होती है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे. कि सबसे पहले मैंने यहाँ फिगर ए फर्म की दी हुई है और यहाँ फिगर बी इंडस्ट्री दी हुई है. ठीक है. और नीचे आउटपुट दिया हुआ है और यहाँ पे प्राइसेस है बी डायग्राम में और यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट है. तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी समझ आएगा. अगर बीच बीच में देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है. तो जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं डायग्राम बनाता रहूंगा. अबव फिगर शोज द डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन सप्लाई कर्व फॉर अ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री. It may be observed from the figure B that the industry is initially in long run equilibrium at point A where the demand curve D1 intersect the supply curve S1. तो शुरुआत में देखें तो ये जो A पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो डिमांड कर्व है और ये वाली जो सप्लाई कर्व है वो इंटरसेक्ट हो रही है. तो अगर ये वाला डिमांड कर्व है ये वाला प्राइस है तो इस प्राइस को आपने यहाँ तक मिला लिया P1 तक. ठीक है. तो मैं इसको एक्सप्लेन करके फिर से आपको बता देता हूँ कि D1 जो है इनिशियल डिमांड कर्व है और S1 इनिशियल सप्लाई कर्व है. दोनों इंटरसेक्ट होती हैं E पॉइंट पे और ये जो E पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है वो E पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. E नहीं सॉरी ए पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और इसके सामने जो प्राइस आता है वो P1 आता है और यही प्राइस हमने यहाँ तक जो है एक्सपेंड कर दिया है यहाँ तक. ठीक है. दूसरे फिगर तक. तो अब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ. Thus point A tells us that industry will produce OQ1 amount of output when the long run equilibrium price is OP1. तो वही बात कि इस इक्विलिब्रियम ये जो है इक्विलिब्रियम इसके सामने OQ1 क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी और OP1 हमारा प्राइस होगा. समझ की बात. अब नेक्स्ट क्या आ जाता है. दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट ए इज वन पॉइंट ऑन द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व. ये जो ए पॉइंट है ये एक पॉइंट बन जाता है हमारा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व पे. ये वाला पॉइंट हमारा पहला पॉइंट हो गया. समझ की बात. क्योंकि इस पॉइंट के सामने ये प्राइस आ गई है हमारी. ठीक है. अब आगे चलते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है. फिगर ए शोज दैट अ टिपिकल फर्म इन द इंडस्ट्री इज इनिशियली प्रोड्यूसिंग at the output level OQ1 where OP1 is the price and LMC OP1 is equal to LMC and LAC. तो अगर आप फिगर ए में देखते हो तो इसी के सामने
ये जो पॉइंट है इसको मान लो मैं ई ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में ये जो एलएमसी है और एलएसी है ये आपस में कट रही हैं और ये नॉर्मल प्रॉफिट भी शो कर रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियली हम ये मान के चलें कि इस प्राइस पे कंपनी जो है उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, at this level of output, the firm is also in short run equilibrium and thus price OP1 is also equals to SMC। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि मान लो ये नॉर्मल प्रॉफिट है और ये जो SMC है, ये जो हमने शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बनाई है, ये वाली कर्व, ये भी इस पॉइंट पे कट हो रही है, तो शॉर्ट रन का भी ये इक्विलिब्रियम है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट पे फिलहाल शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम भी आ जाता है। ठीक है, द फर्म्स प्रॉफिट इज जीरो एट OP1 प्राइस। अब कुछ बुक्स में ये लिखा है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो जीरो है क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है। अगर आपको पता है कि कंपनी कभी भी जीरो प्रॉफिट पे काम नहीं करती, जीरो प्रॉफिट भी कुछ बुक्स में लिखा है और कुछ बुक्स में लिखा है कि नॉर्मल प्रॉफिट है। तो आपको पता है ना, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट तो आ ही जाता है जो सर्वाइवल के लिए चाहिए। मगर कई बुक्स में इसको जीरो प्रॉफिट लिखा होता है और जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है ऊपर से काटती है तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कह देते हैं, या कई बुक्स में एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कह देते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके, टू obtain other points on the long run supply curve, let us assume that the market demand for the product increases unexpectedly and the demand curve shifts to D2 D2। अब हम जो है वो एक नई सिचुएशन बना रहे हैं जिसमें डिमांड कर्व इंक्रीज हो जाती है। मान लो नई डिमांड कर्व कितनी होगी? D2 D2। अभी जो नई डिमांड कर्व है ये पुरानी डिमांड कर्व को कहाँ पे काट रही है? ये पुरानी डिमांड कर्व को ये जो है बी पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, अब इसके सामने आउटपुट कितनी बनेगी? OQ1। ये आउटपुट बनेगी OQ2 सॉरी। ठीक है, और प्राइस कितना हो जाएगा? P2। अब ये प्राइस हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला मामला। ठीक है, the immediate response to this increase in demand will be in the form of existing firms increasing the supply by expanding operations in their plants and using more of variable inputs। तो अगर अचानक से डिमांड बढ़ गई तो फर्म क्या करेंगी? वेरिएबल फैक्टर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा के आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगी। द सप्लाई विल दस एक्सपैंड अलोंग द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री, दैट इज S1 तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, मगर सप्लाई शिफ्ट नहीं होगी, सप्लाई इसी के अलोंग बढ़ेगी शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि अभी शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है। समझिए बात, तो शॉर्ट पीरियड में इसी सप्लाई को काटेगी तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम आ जाएंगे, ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे आ गए और बी पॉइंट पे प्राइस भी बढ़ गया, P2 चला गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई, Q2 चलेगी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। डिमांड कर्व D2 D2 इंटरसेक्ट्स सप्लाई कर्व S1 एट पॉइंट बी, जैसा कि मैंने बताया था। हेंस द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP1 टू OP2, जैसा कि मैंने बताया था। फिगर ए शोज द इफेक्ट ऑफ दिस प्राइस इंक्रीज ऑन द टिपिकल फर्म इन द इंडस्ट्री। तो ये भी बताया था कि इंडस्ट्री में जो फर्म है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके ऊपर भी प्राइस बढ़ जाएगा। समझ की बात? अब प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? द इंक्रीज इन प्राइस टू OP2 induces the firms to increase its output या produce more along its short run marginal cost curve SMC and to produce OQ2 amount of output। तो अगर आप इस प्राइस के सामने देखेंगे, इस प्राइस के सामने शॉर्ट रन में अगर अचानक से डिमांड बढ़ गई है तो शॉर्ट रन में वो माल कितना बनाना शुरू कर देंगे? OQ2। इक्विलिब्रियम पे कितना बना रहे थे? OQ1। समझ की बात? ये चीजें आपको साथ के साथ डायग्राम ड्रॉ भी करना है तभी अच्छे से समझ आएगा। एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म्स शॉर्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस OP2। तो इस लेवल पे जो शॉर्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट है, ये वाला पॉइंट देखें तो इस पे शॉर्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस जो है वो बराबर आ गए। समझ की बात? तो अब क्या हो गया? दिस आउटपुट चॉइस मैक्सिमाइजेस द फर्म्स आउटपुट। तो इसमें P इज इक्वल टू MC आ गया तो शॉर्ट पीरियड में क्या होगा? फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। In the short run, every firm in the industry will respond this way। तो शॉर्ट रन में अपना प्रॉफिट को पॉजिटिव रखने के लिए हर एक फर्म जो है अपना थोड़ा थोड़ा आउटपुट बढ़ा लेगी। This profit will not only induce existing firm to expand their output but will also attract new firms to enter the market। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा, ध्यान से समझना, जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो लॉन्ग रन में तो यहाँ पे है इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम की लॉन्ग रन की कॉस्ट तो ये है, तो लॉन्ग रन में न्यू फर्म्स अट्रैक्ट हो जाएंगी। लॉन्ग रन में क्या होगा? नई फर्म अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि
एलआईसी तो इतना ही है, कंपनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो जब भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है तो नई फर्म्स अट्रैक्ट हो जाती हैं, लॉन्ग रन में और फर्म्स आ जाती हैं, और फर्म आएंगी तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसके प्रॉफिट तो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है। Thus, the total output of the industry will increase and the short run supply curve will shift to the right from S1 to S2 S2। अब होगा क्या कि लॉन्ग रन में अगर हम देखें इस सिचुएशन में, तो डिमांड कर्व के बढ़ने से प्राइस बढ़ गया तो नई कंपनियों को, जो एग्जिस्टिंग कंपनी उनको प्रॉफिट होने लग गया, प्रॉफिट हो गया तो बाकी फर्म्स ने देखा भाई ये तो प्रॉफिट वाला काम है, तो वो भी मार्केट में एंटर कर जाती हैं, क्योंकि एंट्री और एग्जिट परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो होगा क्या, अल्टीमेटली जो सप्लाई है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई इस हिसाब से बढ़ेगी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सप्लाई इस हिसाब से बढ़ेगी कि जो पुराना इक्विलिब्रियम था ए पॉइंट पे, उसी के सामने नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा सी पॉइंट। मतलब कि सप्लाई के बढ़ने से फिर से पुराना इक्विलिब्रियम प्राइस जो P1 है वो रिस्टोर हो जाएगा। समझ की बात, यहां तक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर से वही प्राइस रिस्टोर हो जाएगा। This shift results in the industry moving to a new long-run equilibrium at point of intersection of D2 and S2 S2. The new long-run equilibrium is at point C, where the output level is just enough to ensure that the firms that they earn normal profits, but there is no incentive to enter or leave the industry। तो नया इक्विलिब्रियम जो है वो फिर से जो है सी लेवल पे, फिर से क्या सी लेवल पे आ जाएगा, और फिर से OP1 प्राइस पे आ जाएगा। तो इसी प्राइस पे अब नई फर्म्स एंटर नहीं होगी, क्योंकि जो फर्म्स हैं इसी के सामने जब आप ये प्राइस देखते हो तो LMC और LAC और AR MR ये सारे बराबर होते हैं, तो ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फर्म के हिसाब से बन गया, और फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। कई बुक्स में इसको जीरो प्रॉफिट भी कह देते हैं, मगर नॉर्मल प्रॉफिट ये इसके लिए सही वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। जो ज्यादा प्रॉफिट होता है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं। पॉइंट सी इज ऑब्वियसली एट द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व पे ये पॉइंट भी होगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब मैं ये सारा कुछ रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ये वाला, इस पे प्राइस ये था। अब दूसरा जो एंड में आया, दूसरा तो यहाँ पे आ गया, मगर लॉन्ग रन में तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब हम इन दोनों लॉन्ग रन के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे, तो जो भी हमें सप्लाई कर्व, जो भी हमें कर्व मिलेगी, उसे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कहते हैं। तो पहला पॉइंट था ए और दूसरा पॉइंट था सी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें लॉन्ग रन सप्लाई कर्व मिल जाएगी, ठीक है। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। ये बताती है कि इक्विलिब्रियम में शॉर्ट पीरियड में तो चेंज आ सकता है, मगर लॉन्ग पीरियड में इस हिसाब से चेंज आएगा कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही रहेगा, और लॉन्ग रन जो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के अंडर लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, जो सप्लाई कर्व होती है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। अब इसी को एक्सप्लेन नीचे किया हुआ है, ठीक है। द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व फॉर अ कांस्टेंट कॉस्ट competitive industry is a horizontal line at a price that is equal to minimum LAC। तो यहाँ पे बताया था ना कि इसके सामने अगर हम देखेंगे तो LAC का मिनिमम आता है, वही वाला पुराना इक्विलिब्रियम जो चल रहा था। समझ की बात। गिवन the time to adjust, the constant cost industry can expand its output along the long run supply curve SL2 without any increase in the price। तो वही लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बढ़ तो जाएगी, पैरेलल रहेगी ऐसे करके, और प्राइस जो है वो वैसा का वैसे ही रहेगा विदाउट एनी इंक्रीज इन प्राइस। तो लॉन्ग रन में जो शॉर्ट रन में प्राइस बढ़े भी थे वो लॉन्ग रन में गिर जाएंगे, क्योंकि नई फर्म्स एंटर हो जाती है ना। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द assumption that input prices are not affected by the expansion or contraction of industry। अब हम ये मान के चल रहे हैं, assumption लेके चल रहे हैं कि इनपुट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So new firms can enter the market and produce at the same average cost as the existing firms। तो ये कुछ assumption है जो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कंट्रोल करके रखती हैं कि भाई नई फर्म्स को भी सेम कॉस्ट मिल रही है। समझ की बात। बट अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में किस हिसाब से हमारा जो सप्लाई कर्व है लॉन्ग रन में वो कैसे बनेगी और कैसे कैसे इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। इन एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री व्हेन आउटपुट इज टू बी एक्सपेंडेड, द इंक्रीज डिमांड फॉर द इनपुट्स raises the prices and thus the long run supply curve is upward sloping। तो वहां पे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग होगी, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। समझ की बात। कैसे कैसे होगा वो सारा मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे फिगर ए फर्म की है, फिगर बी इंडस्ट्री की है, सेम टू सेम, और आउटपुट तो नीचे दिया हुआ है। जो इंडस्ट्री है उसके वाई एक्सेस पे प्राइस दे दिया, और जो फर्म है उसके वाई एक्सेस पे रेवेन्यू कॉस्ट दे दिया। तो शुरू में वही कहानी
Above figure shows the derivation of long run supply curve for increasing cost industry. It may be noted that in figure B, the industry is initially in equilibrium at point A when the demand यहाँ तक बताता हूँ. सबसे पहले ये D1 डिमांड कब होगी और S1 सप्लाई कब होगी. ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं ए पॉइंट पे. ए इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इस पे P1 प्राइस हो गया. और यहाँ देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है. इसको ई पॉइंट या आप देना चाहते तो दे दो क्योंकि ये एलएसी का मिनिमम है. इस पॉइंट पे एसएमसी ये जो नीचे वाली कर्व है ब्लू कलर की ये इसको काट रही है. समझ गए बात. तो यहाँ तक तो हमने लिख दिया. व्हेन द डिमांड इंक्रीजेज अनएक्सपेक्टेडली and the demand curve shifts from D1 to D2, the short run price of the product increases from OP1 to OP2 and the industry's output increases from OQ1 to OQ2. मान लो शॉर्ट पीरियड में डिमांड बढ़ गई तो अब नई डिमांड कर्व कौन सी होगी. मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. नई डिमांड कर्व होगी D2. अब ये जो D2 है ये पुरानी सप्लाई कर्व को शॉर्ट रन में अगर प्राइस बढ़ता है पुरानी सप्लाई कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पे. अब पहले क्वांटिटी थी ये वाली Q1, अब क्वांटिटी होगी है Q2. तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी है. क्वांटिटी इंक्रीज कैसे हुई कि प्राइस के बढ़ने से शॉर्ट पीरियड में जो वेरिएबल फैक्टर है उनको इंक्रीज करके कंपनी ने ज्यादा माल बनाना शुरू कर दिया और प्राइसेस कितने चले गए P2. अब इस प्राइस के सामने शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से कंपनियां ज्यादा माल बनाएंगी. ठीक है. कितना माल बनाएंगी. स्मॉल में लिखा है Q2 यहाँ पे मैंने. ठीक है. अब ध्यान से समझना है इस बात को फर्दर. जैसे ही ऐसा होगा प्राइस बढ़ेगी तो नई कंपनियां अट्रैक्ट होंगी ना. Figure A shows that a typical firm moves along its short-run marginal cost curve (SMC) in response to the higher price and increases its output from OQ1 to OQ2. ये जो मैंने बताया था Q1 से Q2 पे आ गई अब इसकी आउटपुट. ठीक है. Q1 से Q2 पे आ गई आउटपुट क्योंकि इसी प्राइस के सामने ये जो SMC है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. उसके बाद thus this firm and other firms in the industry earn higher profits क्योंकि एवरेज कॉस्ट तो ये इससे तो ज्यादा बढ़ गई है ना प्राइस. तो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा बढ़ गई तो प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे विच इंड्यूसेस न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री. इससे क्या होगा. प्रॉफिट कमाएंगे तो परफेक्ट कंपटीशन में नई फर्म्स एंटर कर सकती हैं मार्केट में. व्हेन न्यू फर्म्स एंटर the industry and start production or existing firms expand their plant capacity and increases their output, the industry's output begins to expand. जब नई फर्म्स आएंगी और एग्जिस्टिंग फर्म्स अपना आउटपुट ज्यादा बनाएंगी तो इंडस्ट्री में आउटपुट ज्यादा बनेगी ओवरऑल. तो सप्लाई कर्व तो इंक्रीज हो जाएगी ना. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द प्रॉफिट्स या रिटर्न्स टू जो है रिटर्न्स टू द नॉर्मल लेवल. तो सिंपल वर्ड्स में जब भी प्रॉफिट जो नॉर्मल लेवल पे रिटर्न हो जाएंगे तब तक ये काम चलता रहेगा. कैसे. क्योंकि जैसे ही जो क्या कहते हैं आउटपुट बढ़ेगी जब कंपनी आउटपुट बनाएगी तो आउटपुट बढ़ाने से क्या होगा लॉन्ग रन में क्या है सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो ये वाला पॉइंट मैंने अभी बताना है एक्सप्लेन करना है. तो उसके बाद however in an increasing cost industry the expansion of output causes an increase in the prices of certain inputs and therefore the short run supply curve shift to the right from S1 to S1. ये बात हमेशा याद रखनी है. ये हम इंक्रीजिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो जब भी हम आउटपुट बढ़ाएंगे इस टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर आउटपुट के बढ़ाने से कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और सप्लाई भी शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि हम क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाने S1 से S2. द न्यू इक्विलिब्रियम is at point C where the demand curve D2 and the supply curve S2 intersect each other. तो जब सप्लाई बढ़ी तो सप्लाई अब कौन सी होगी S2. ठीक है. अब मैं पुरानी को रब कर देता हूं यहां से पुरानी. तो अब ये वाली कर्व जो D2 कर्व थी ये वाली कर्व को कहां काट रही है. ये काट रही है C पॉइंट पे. तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया C पॉइंट. ठीक है. तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम क्या था A पॉइंट. अब इक्विलिब्रियम क्या आ गया C पॉइंट. C पॉइंट पे भाई क्वांटिटी भी ज्यादा बन रही है और प्राइस भी P3 आ रहा है. समझ गए बात. तो अब होगा क्या. अब आप ध्यान से सोचो ये इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है ना. तो जब भी इंक्रीज होती है कॉस्ट तो ये कभी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी एलएसी तब तक शिफ्ट होती रहेगी जब तक नॉर्मल प्रॉफिट ना शो करे. तो इसीलिए ये एलएसी ऊपर शिफ्ट होती है और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये भी इंक्रीज होती है और ये इसी पॉइंट पे इसको काटती है LAC2 को ताकि वो लेवल भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का लेवल भी मेंटेन रहे. समझ गए बात. तो द न्यू equilibrium results in a price of OP3 which is higher than the initial price OP1. तो जो शुरू में प्राइस था जब शुरू में डिमांड सप्लाई कटाई थी तो ये OP1 था. अब जो प्राइस आया वो OP3 आया. समझ की बात. उससे तो इनिशियल पॉइंट से तो ऊपर ही है.
एट द न्यू इक्विलिब्रियम द इंडस्ट्रीज आउटपुट इज OQ3। अब इस लेवल पे जो आउटपुट बन रहा है वो तो OQ3 बन रहा है ना, इतना आउटपुट बन रहा है, तो आउटपुट बढ़ रहा है। द प्रॉफिट्स डिक्लाइन टू अ नॉर्मल लेवल एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट इन टू वेज। प्रॉफिट जो है दो तरीके से जो है नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रहेगा। फर्स्ट, द इंक्रीज इन द आउटपुट कॉजेज प्राइस टू फॉल विच रिड्यूसेस द प्रॉफिट। जब जैसे आउटपुट बढ़ गई, हमारी आउटपुट नए इक्विलिब्रियम में जो है पहले से तो बढ़ गई है ना, तो जैसे आउटपुट बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, तो उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकंड, द इंक्रीज डिमांड for inputs resulting from the expansion in the output leads to a rise in the input prices, which means an increase in the production cost and reduction in the profits। तो सेकेंडली, ज्यादा माल बनाने के लिए ज्यादा इनपुट्स चाहिए, इनपुट्स की डिमांड बढ़ेगी तो उनकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, जब उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो हमारे प्रॉफिट तो कम होने ही है ना। दिस टू वे स्क्वीज completely wipes out the pure economic profit and the industry attains a new long run equilibrium। तो इंडस्ट्री को एक नया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मिलेगा। एट द न्यू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द फर्म्स बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स शिफ्ट। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का दोनों का शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, अब अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो LAC तो ऊपर शिफ्ट होगी, उसी हिसाब से उसी प्राइस पे शिफ्ट होगी जहां पे इसका मिनिमम ही टच कराना है बेसिकली। तो LAC का मिनिमम आपने P3 प्राइस पे रखना है, क्योंकि इंडस्ट्री ने ये प्राइस डिटरमिन कर दिया हुआ है। और ये जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इसको भी इसके नीचे से कटवा के ले जाना है, समझ की बात। तो वो AC और MC के रिलेशन तो वैसे ही चलते रहेंगे। Figure A shows that LAC shift from LAC1 to LAC2 while the shortened marginal cost curve shifts to the left side को shift करेगा from SMC1 to SMC2। the since the new long run equilibrium price OP3 is equal to the long run minimum average cost, the higher short run profits resulting from the initial increase in demand disappears। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो हमारे को जब भी हमने शुरुआत में प्रॉफिट कमा तो लिया शॉर्ट रन में, मगर नई फर्म्स एंटर होगी, नई फर्म्स एंटर करने से हमारी कॉस्टिंग भी बढ़ गई तो हमारे प्राइस उस हिसाब से सेट हो गए और प्राइस और कॉस्टिंग बराबर आ गई एक टाइप की, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पा रहे हैं लॉन्ग रन में, समझ की बात। द न्यू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट C इन फिगर B इज ऑन द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व फॉर द इंडस्ट्री। तो पहला पॉइंट हमने कौन सा निकाला था, A पॉइंट निकाला था, ठीक है। ये वाला पॉइंट अब मैं सबको रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमने ये वाला पॉइंट निकाला था डिमांड सप्लाई के कटने का, बाद में जो एंड वाला पॉइंट है वो C वाला पॉइंट है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंटों को मिला लें तो हमें लॉन्ग रन सप्लाई कर्व मिल जाती है, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, जो बताती है कि जैसे जैसे लॉन्ग रन में प्राइसेस बढ़ेंगे, मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगे। तो ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व का रिलेशनशिप है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इसको अब डिमिनिशिंग कॉस्ट में भी एक्सप्लेन करेंगे, मगर सबसे पहले इसको थोड़ा कंक्लूजन कर देते हैं। इन एन इंक्रीजिंग cost competitive industry, the long run supply curve for the industry is upward sloping, जैसे कि मैंने अभी बताया। Thus the industry can expand output only if the prices increase corresponding to increase in input cost। तो ये हमें upward sloping कर्व यही बताती है कि भाई जैसे जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ती रहेगी प्राइसेस भी बढ़ते रहेंगे और क्वांटिटी भी बढ़ती रहेगी। तो क्वांटिटी के बढ़ाने से भाई कॉस्ट तो बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। द टर्म इंक्रीजिंग कॉस्ट implies an upward शिफ्ट इन द फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो शॉर्ट रन में जो अगर बात करें तो वेरियस टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, मगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो लॉन्ग रन में इस सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट भी LAC ऊपर शिफ्ट हो जाती है, इस हिसाब से कि हम जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाए, ठीक है। तो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो होता नहीं या लॉस भी नहीं होते। इट डज नॉट रेफर टू पॉजिटिव स्लोप ऑफ द कॉस्ट कर्व इटसेल्फ। ये कॉस्ट कर्व की पॉजिटिव स्लोप की बात नहीं हो रही, ये जो कॉस्ट कर्व की ये जो पॉजिटिव स्लोप है ये वाली, इसकी बात नहीं हो रही, हम सिर्फ सप्लाई कर्व की पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं तीसरी सिचुएशन डिस्कस करूंगा, जबकि डिमिनिशिंग कॉस्ट आ जाता है या डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री आ जाती है, तो इसमें जो सप्लाई कर्व है वो नीचे गिरती है, कैसे वो भी एक्सप्लेन करेंगे। डिमिनिशिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर हम ज्यादा आउटपुट बनाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग गिर जाएगी, ठीक है। इन अ डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग cost competitive industry, the long run supply curve for the industry is downward sloping। तो वो कैसे होती है वो एक्सप्लेन करेंगे। Many economists believe that a decreasing cost industry, though theoretically it rarely exists। तो ऐसा नहीं होता कि आप माल ज्यादा बनाओ और आपकी कॉस्टिंग कम हो जाए। तो लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कुछ इकोनॉमिस्ट इससे सेटिस्फाइड नहीं है इस कॉन्सेप्ट से। तो फर्म
जो फिगर ए है वो फर्म का दिया हुआ है, फिगर बी इंडस्ट्री का। वैसे ही मैंने आउटपुट एक्स एक्सिस पे ली हुई है और फिगर ए में रेवेन्यू कॉस्ट दी है क्योंकि वो फर्म की बात हो रही है, और फिगर बी में मैंने प्राइस लिया है क्योंकि वो इंडस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले वही सेम कहानी। फिगर बी shows that when an unexpected increase in the demand causes demand curve to shift from D1 to D2 D2, the output of the industry expands from OQ1 to OQ2 and the price rises from OP1 to OP2। तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ये D1 डिमांड कर्व है और ये S1 सप्लाई कर्व है। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हुए? ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे प्राइस हो गया OP1, और इसी प्राइस के सामने हमने ये जो LAC कर्व है LAC1 इसको टेंजेंट करा दिया, और ये जो SMC1 है ये इसके लोएस्ट पॉइंट से इसको काट रही है, तो ये प्राइस हो गया। तो ये तो इनिशियल सिचुएशन होगी। अब कहा कि अचानक से डिमांड बढ़ जाती है। अब नई डिमांड कर्व कितनी होगी? D2 अब ये जो नई डिमांड कर्व है ये पुरानी सप्लाई कर्व को कहाँ से काट रही है? ये काट रही है बी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के आने से प्राइस कितना हो गया? P2। प्राइस बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ेगा और यहाँ से क्वांटिटी पहले थी OQ1, अब क्वांटिटी कितनी होगी? OQ2। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो सुपर नॉन प्रॉफिट हो जाएगा ना, प्रॉफिट कमाने लग जाएंगी कंपनियां। इनिशियली द इंडस्ट्री इज इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए। शुरुआत में तो ये जो पॉइंट ए है इसके ऊपर इक्विलिब्रियम था, इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था। बट द अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड causes the industry to move along its short run supply curve S1 as a result at point B, which is the point of intersection of the new demand curve D2 and the supply curve S1 the industry is in short run equilibrium। तो अनएक्सपेक्टेडली डिमांड बढ़ी और नया इक्विलिब्रियम बी पॉइंट पे आ गया और उसके सामने प्राइस है OP2 या P2। ठीक है, तो फर्म को इसी प्राइस पे बेचना है और फर्म को फायदा हो रहा है। In this situation, the typical firm expands its supply from OQ1 to OQ2। अगर हम देखें तो पहले कंपनियां स्मॉल, ये जो Q1 लिखा हुआ है तो OQ1 बना रही थी। अब कंपनियों ने कितना बनाना शुरू कर दिया? इस सिचुएशन के सामने OQ2 बनाना शुरू कर दिया। ये पता कैसे लगा? इस प्राइस के सामने जहां पे भी ये मार्जिनल कॉस्ट, ये वाली जो मार्जिनल कॉस्ट है पहले वाली, ये वाली मार्जिनल कॉस्ट यहाँ काटती है, वहां पे हम बता रहे हैं। ठीक है, द फर्म्स मूवमेंट इज अलोंग SMC1 के सामने हम देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो फर्म की जो मूवमेंट है, हमें कैसे पता लगे? ये जो ऊपर वाली कर्व है SMC1, ये जहां पे इस प्राइस को काट रही है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस बराबर होने चाहिए ना। ठीक है, वो कंडीशंस तो आपको पता ही। At the increased price, this firm and other firms earn higher profit, which induces them to expand the plant capacities to increase their output and also new firms to enter the industry। जब भी प्राइस बढ़ेगा एग्जिस्टिंग कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी और नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, ये पुराना लॉजिक वही वाला। इन द लॉन्ग रन इंडस्ट्री ग्रोज लार्जर एंड टेक्स एडवांटेज ऑफ इट्स साइज टू ऑब्टेन सम इनपुट्स एट लोअर प्राइसेस। तो इस सिचुएशन में अगर इंडस्ट्री बढ़ी तो इनपुट्स को सस्ते में हासिल कर लेगी, क्योंकि बल्क में बनाएगी। बल्क में बनाने की वजह से, ज्यादा बनाने की वजह से जो इनपुट्स हैं उनको ज्यादा खरीदेगी तो उनकी कॉस्टिंग गिर जाएगी। ऐसा इस पॉइंट का मानना है। समझ की बात? द फर्म्स ऑल्सो इंजॉयज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इंजॉय करेंगी, तभी तो डिमिनिशिंग कॉस्ट होती है। अगर ज्यादा माल बनाते हैं तो कॉस्ट गिरती है। द फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स ऑल्सो शिफ्ट डाउनवर्ड। जो फर्म है उसकी जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स हैं वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये बताया है कि लॉन्ग रन में नई कंपनियां एंटर हो जाएंगी तो सप्लाई भी तो इंक्रीज हो जाएगी। तो सप्लाई इस हिसाब से इंक्रीज होगी कि नई सप्लाई और नई डिमांड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? सी पॉइंट पे। तो नई डिमांड और नई सप्लाई सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और नया प्राइस क्या बन गया है? OP3। और इसी प्राइस पे फर्म को बेचना है, और जब इस प्राइस पे सारी फर्म्स अपनी बेचेंगी तो कॉस्टिंग हमारी कम हो जाएगी ना, क्योंकि डिमिनिशिंग कॉस्ट या डिक्रीजिंग कॉस्ट की बात हो रही है। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? फर्म का जो इक्विलिब्रियम होगा वो इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि यहाँ पे LAC का भी जो मिनिमम आ रहा है और ये जो नई SMC बनी है वो भी इसको इसी पॉइंट पे, मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। समझ की बात? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं। फिगर ए shows that the typical firm's new long run average cost LAC2 is lower than its initial long run average cost LAC1। तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी कब? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द फर्म्स शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व शिफ्ट्स टू द राइट फ्रॉम द SMC1 टू SMC2। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये भी शिफ्ट कर जाएगी राइट साइड को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्हेन द इंडस्ट्री ग्रोज लार्जर
the supply curve for it shifts from S1 to S2, the price falls to OP3 which is lower than the initial price OP1. तो आपने देखा कि जब भी हमने सप्लाई बढ़ाई तो पहले ए पॉइंट था, उस पे प्राइस था OP1, अब प्राइस हो गया P3 या OP3, अब प्राइस जो है पहले इक्विलिब्रियम से भी गिर गया है। तो अब ध्यान से देखना, पहला इक्विलिब्रियम था ए पॉइंट पे, अब जो लेटेस्ट वाला है वो सी पॉइंट पे। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमें लॉन्ग रन सप्लाई कर्व मिल जाएगी। ये जो बी पॉइंट था ये तो शॉर्ट रन के लिए आया था ना, तो ये लॉन्ग रन पे तो नहीं आएगा। तो वही चीज मैंने एक्सप्लेन की है, द न्यू प्राइस इज इक्वल टू द मिनिमम कॉस्ट ऑन LAC2। तो ये जो नया प्राइस आया इसी के सामने LAC को शिफ्ट करके मिनिमम दिखा दिया हमने, ठीक है। तो ये दिखाया कि लॉन्ग प्राइस जिस हिसाब से सेट हो गया कि कंपनी जो फर्म्स है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। ईच फर्म इज दस once again making normal profits, या कई बुक्स में जीरो प्रॉफिट भी लिखा हो सकता है। द न्यू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम with more output and a lower price is reached at point C, that is in decreasing cost industry the long run supply curve for the industry is downward sloping। तो सबसे पहले पॉइंट आ गया था A, अब पॉइंट आ गया C। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो लॉन्ग रन में जो है कॉस्ट, ये जो सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो कहने की बात ये है कि डिमिनिशिंग कॉस्ट या डिक्रीजिंग कॉस्ट में डाउनवर्ड स्लोपिंग और इंक्रीजिंग कॉस्ट में हमारा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, और ये जो कांस्टेंट कॉस्ट है उसमें हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, मतलब कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। तो आई होप ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया है, मगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, और जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन लिखना है उस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। अगर आपको लॉन्ग रन सप्लाई कर्व आती है अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री तो आपने सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखना है। अगर आपको आता है ओवरऑल सप्लाई कर्व डिस्कस करो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों के दोनों लिखने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।